हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 9th से फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी से। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ? लिविंग बीइंग क्या मतलब कैसे बने हुए होते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं? हम लिविंग बीइंग्स हैं, किसी चीज़ से तो बने होंगे, तो किस चीज़ से बने होते हैं? आवर अर्थ इज इनहेबिटेड बाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हु लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमारी अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते भी हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हमारी अर्थ पर, सबकी बॉडी किसी ना किसी स्मॉल यूनिट से बनी हुई है और उसी स्मॉल यूनिट को हम सेल्स कहते हैं। मतलब सबकी बॉडी, चाहे वो चाहे एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, किसी की भी हो, वो सब एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन लिविंग बीइंग्स ही सिर्फ, नॉन लिविंग बीइंग्स के पास ना सेल होते हैं, ना कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, कुछ भी नहीं होता उनके पास। वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, उन्हें दूसरों की ज़रूरत होती है कुछ भी परफॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए वो लिविंग बीइंग्स नहीं है। सिर्फ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेल्स को कंटेन करेंगे। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब उसे बनाने में सबसे जो स्मॉल यूनिट है ये सेल, एक सेल से ही तो बहुत सारे सेल बनेंगे और उससे उसकी बॉडी बनेगी, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेल ज़रूरी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ये फंक्शन परफॉर्म भी करती है, इसीलिए फंक्शनल यूनिट है। प्रेजेंट डेज मैनी ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विच कंसिस्ट ओनली सिंगल सेल। मतलब आज के दिन में, आज का जो हम यहाँ पर बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, इस अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, वो जैसे कि बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास सिंगल सेल है। या फिर हम अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी हैं यहाँ पर जिनके पास क्या मल्टी सेल है। तो मल्टी सेलुलर भी हैं और कुछ सिंगल सेल वाले यानी यूनिसेलुलर भी हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, डिफरेंट। पहले होगा यूनिसेलुलर जो कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और भी इन्हीं के जैसे होते हैं, और कुछ होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। सेल की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। नेक्स्ट आते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन किसके बीच का? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का। यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म थे और दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में अब क्या डिफरेंसेस हैं हम वो पढ़ेंगे। देयर इज ओनली वन सेल दैट इज प्रेजेंट, यानी कि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे सेल से बनी हुई है उनकी बॉडी। डिवीजन ऑफ लेवर इन अ सिंगल सेल, यानी कि लेवर का जो इसमें डिवीजन है, यानी जो काम कर रहा है उसी को हम लेवर कहेंगे। तो लेवर का जो डिवीजन है वो सिर्फ एक सिंगल सेल पे, यानी इनका एक सिर्फ एक सिंगल सेल ही वर्क करेगा यूनिसेलुलर का। जबकि मल्टी सेलुलर में डिवीजन होता है लेवर का किसके बीच में? सेम टाइप के सेल्स के बीच में, यानी कि जितने भी सेम टाइप के सेल होंगे सबके एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम टाइप के सेल्स होंगे, तो वो सेम टाइप के सेल्स के बीच में डिवीजन होता है किसका? लेवर का, कि ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा, उस तरह से डिवीजन होता है। जबकि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होता है और वही लेवर की तरह वर्क करता है। द ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज लो। यहाँ पर लो होती है, धीरे धीरे ऑपरेशन जो ऑपरेट करेगा या फिर कोई भी रिएक्शन एक्टिविटीज होंगी वो स्लो एफिशिएंसी से होगी, थोड़ा धीरे धीरे वर्क करेंगे, जबकि यहाँ पर वो जल्दी और अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है, जबकि इसमें सेल्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि हमने एक सेल को ये वर्क दिया और दूसरे सेल को ये वर्क दिया, तो उनके डिफरेंट वर्क हो गए और डिफरेंट सेल हो गए। यूनिसेलुलर में अगर कोई डैमेज आता है सेल को, तो वो क्या, अगर कहीं पे अगर उसके एक ही सेल है, उस सेल में अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है,
एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जिसमें आते हैं मल्टी सेल्यूलर में, उसमें होता है द डैमेज टू द ऑर्गेनिज्म विल नॉट लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो मल्टी सेल्यूलर है उसमें अगर डैमेज भी पहुंच जाता है किसी एक सेल को, या 2 3 4 5 जितने भी सेल्स हैं, अगर उनको डैमेज भी हो जाता है तो भी ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं, डेथ नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसके पास और सेल्स हैं। द लाइफ expectancy of the cell is low because the large amount of work that has been performed by them। मतलब कि जो उनकी लाइफ एफिशिएंसी होगी, यानी कि उनकी जो लाइफ होगी, जितने दिन वो यहाँ इस अर्थ पर रहेंगे, वो एफिशिएंसी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके पास बहुत सारा तो वर्क है करने के लिए एक सिंगल सेल के पास, इसीलिए उसकी लो होती है लाइफ एफिशिएंसी। जबकि मल्टी सेलुलर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो मोर होती है, क्योंकि उनमें डिवीजन होता है लेबर का, वो डिवाइडेड होता है वर्क उनके बीच में, लेबर का डिवीजन होता है वहाँ पर, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है? सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिए जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। He saw that cork resembled the structure of honeycomb consisting many little compartments। यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने देखा था कॉर्क के अंदर, जो एक कॉर्क जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो भी है उसकी बार्क, यानी कि उसकी लकड़ी से निकला हुआ छोटा सा पार्ट, कॉर्क उसे बोलते हैं, लकड़ी का पार्ट, उसके अंदर उन्होंने देखा था, उसमें उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर है किसका, हनी कॉम्ब, उसकी तरह स्ट्रक्चर था उसके अंदर, माइक्रोस्कोप से देखा था उन्होंने, उसके अंदर बहुत सारे लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट थे, यानी कि कंपार्टमेंट मतलब रूम टाइप में उसके अंदर थे। तो जो कॉर्क है वो सब्सटेंस है क्या, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, बार्क ऑफ ट्री से। ये कब की बात है? जब ये डिस्कवर हो रहा था 1665 की, जब उन्होंने ये जो सेल की डिस्कवरी हो रही है उसका जो चांस था वो उनके लिए आया था। वो भी किसके थ्रू आया था? उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया था एक माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू उनके पास ये चांस, मतलब उन्हें ये चांस मिला था। रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को, जो कंपार्टमेंट्स उन्हें उसके अंदर दिख रहे थे, उन बॉक्सेस को जो कंपार्टमेंट थे ब्लॉक टाइप में, उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल्स कहा। सेल्स कहा क्या है? सेल लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल रूम, छोटा कमरा, छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, वो सेल का मीन्स। उनकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पहली बार ये बताया था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी नंबर में सेल, स्मॉलर यूनिट्स होती हैं जिन्हें सेल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो डिज़ाइन किया है, ये माइक्रोस्कोप है जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, ये वो वाला माइक्रोस्कोप है, ये वाला। और ये जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस, यही सेल हैं। उन्होंने देखा था कॉर्क के अंदर कि एक हाइव उसका, तो वो उसके जैसा ही दिख रहा होगा ये, क्यों? तो इसी को हनी कॉम्ब कहा गया है, और उसमें क्या थे, बहुत छोटे छोटे से लिटिल कंपार्टमेंट्स थे, इन्हीं को सेल बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में डिफरेंस, इट इज़ यूज ग्लास लेंसेज, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। ये लाइट इस माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अभी अभी लेटेस्ट आए हुए, ये मतलब आगे के आए हुए माइक्रोस्कोप्स हैं जो अभी अभी डिस्कवर हुए हैं या बनाए गए हैं। जबकि जो ये लाइट माइक्रोस्कोप है ये पहले का डिज़ाइंड है, मतलब ये रॉबर्ट हुक के टाइम पर तो डिज़ाइन नहीं हुआ था लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन हाँ ये थोड़ा प्रिमिटिव है और ये थोड़ा न्यू है। इसमें क्या होता है, ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। इसमें बीम ऑफ लाइट क्या करती है, ऑब्जेक्ट बीम, लाइट की बीम को यूज़ किया जाता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ करती है किसकी जगह, लाइट की जगह। इसमें लाइट यूज़ हो रही थी जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें इंटरनल वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती जबकि इसमें होती है। ये इसके डायग्राम है लाइट माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये आप देख रहे होंगे, कंडेंसर है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये आई है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये सोर्स है। इसमें लाइट का यूज़ हो रहा है, प्रोजेक्शन जो हो रहा है, और जबकि इसमें लाइट का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हो रहा है। ये है ना लेटेस्ट टाइप का माइक्रोस्कोप है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
ऑल द ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, सारे जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग वो सब दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, नॉन सेल्यूलर और सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेल्यूलर कौन से हैं? जिनके पास कोई भी सेल नहीं होता है उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि वायरस, वायरस के पास कोई भी सेल नहीं होता है, इसीलिए वो नॉन सेल्यूलर ग्रुप में आता है। जबकि सेल्यूलर ग्रुप में या तो उनके पास एक सेल होगा या बहुत सारे होंगे, यानी मल्टी सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर, जैसे कि बैक्टीरिया, एनिमल्स और बहुत सारे। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो प्रिमिटिव होते हैं, यानी पुराने होते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, पुराने वाले, तो प्रिमिटिव ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं पुराने होते हैं। और इनके पास क्या होता है? इनकम्प्लीट सेल होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि इनके पास 3 बेसिक स्ट्रक्चर तो होते हैं जो नॉर्मल सेल के पास होने चाहिए, जबकि लेकिन इनके पास क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है जो इनके जेनेटिक सबस्टेंस डीएनए को कलेक्ट कर सके, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फैला रहता है पूरे सेल में, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी कि उसे सेपरेट कर सके। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका एग्जांपल, आर्की बैक्टीरिया है। सेकंड आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? यू मतलब होता है लेटेस्ट या फिर न्यू, एडवांस्ड, तो ये कौन से होते हैं? एडवांस टाइप होते हैं और इनका कंप्लीट सेल होता है। कंप्लीट सेल इसीलिए होता है क्योंकि इनके सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी इनके ऑर्गेनेलीज फैले हुए नहीं होते हैं, इनके मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियाई भी इनका मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसीलिए इनका साइटोप्लाज्म जो है इनकी तरह प्रोकैरियोटिक की तरह फैला हुआ नहीं होता है जेनेटिक मटेरियल। और इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, तो इनके पास क्या है? एडवांस कैरेक्टर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ये इनका डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? इसके पास न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड तो होगा ही, ये देखिए, और यहाँ साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल है इसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास, जबकि सेल वॉल क्या है? हमारी यूकैरियोटिक्स के पास नहीं होती है, लेकिन उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनके पास नहीं होते हैं, इसीलिए देख ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है ना, पूरी तरह बिखरा हुआ है इसमें, तो इस क्यों होता है? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इसके हमारी यूकैरियोटिक के पास होती है। इनके पास फ्लैजेला होता है जो उनको मूवमेंट में मदद करता है, ये इनके प्लाई, और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइस है, और साइटोस्केलेटन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इनके पास कितने सारे फंक्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडी भी है और वेस्कल भी है, तो इनके पास कितने सारे हो गए क्योंकि ये एडवांस हैं, और ये क्या है? प्रिमिटिव है, इसीलिए इनके पास थोड़े कम फंक्शनल यूनिट्स हैं, या फिर थोड़े कम इनके पास ऑर्गेनेलीज है। इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, साइज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल। इनका जो साइज होता है सेल का वो स्मॉल होता है, या तो 1 से 10 mm तक के बीच में होगा, जबकि यूकैरियोटिक का साइज कैसा होता है? 5 to 100 mm के बीच में होता है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। न्यूक्लियस इनका एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियर रीजन जो है वो सराउंडेड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? सराउंडेड होना चाहिए, तभी तो इसका जेनेटिक मटेरियल नहीं फैलेगा। अगर फैल गया तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है, जबकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इनमें क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि इनके पास मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, जबकि इनमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, तो इनमें एब्सेंट है, इनमें प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें एब्सेंट है, इनमें नहीं थे ना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कहाँ थे? इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनके पास कोई भी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो कि इनके सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब नहीं है, जबकि इनके पास हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में कि उनके पास हैं और उनके पास नहीं है। इनके पास हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं इनके पास, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज इनके पास हैं,
और सेल डिवीजन किसके थ्रू हो रहा है इनमें, बडिंग के थ्रू और या फिर फिजन के थ्रू, जबकि इनमें कैसे हो रहा है, इनमें माइटोटिक या मियोटिक होता है, है ना। तो ये डिफरेंस हो गया इनके डिवीजन के बीच में कि किस तरह से इनके बीच में डिवीजन हो रहा है। सेल का डिवीजन तो होगा ही तभी तो ज़्यादा सेल बनेंगे इनके, जब तक सेल ज़्यादा नहीं होंगे तो कैसे वर्क करेगा ये। इनमें फिजन से और बाइनरी बडिंग से हो रहा है, तो भी नया सेल नहीं बन सकता, ये मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते। जैसे अगर इनका ये सेल है, इन्होंने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक अलग ही, ये इनका सेल नहीं होगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इसीलिए ये मल्टी सेलुलर नहीं है, जबकि ये होते हैं, क्योंकि इनकी एक पूरी बॉडी के अंदर छोटा सा एक सेल होगा, वो डिवाइड करेगा मियोटिक और माइटोटिक तरीके से, और वो बहुत सारे सेल बनाएगा। तो यहाँ तो मल्टी सेलुलर हो गया ना ये, जबकि ये नहीं होगा क्योंकि ये नया ही ऑर्गेनिज्म बना लेगा जैसे ये डिवाइड होगा। आई थिंक आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।